नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बखबर में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश भाजपा के बारे में। दरअसल मध्य प्रदेश बीजेपी अब उसी नीति पर काम करना चाहती जो उसने विधानसभा चुनाव के समय अख्तियार की थी। नीति क्या थी? चुनाव के पहले अपने प्रत्याशियों की घोषणा। दरअसल चुनाव के ऐन वक्त पर प्रत्याशियों की घोषणा करने पर एक तो उम्मीदवार ये तय नहीं कर पाता कि अपने प्रतिद्वंदी को, अपने पार्टी के भीतर असंतोष को कैसे वो शमन करे, शांत करे, उसके साथ साथ कार्यकर्ताओं को कैसे एक्टिव करे और जनता से संपर्क करने के लिए उसके पास जब वक्त कम पड़ता है तो समय पूर्व प्रत्याशियों का ऐलान उसके लिए बड़ा फ़ायदेमंद होता है। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के चलते जब ये नीति अपनाई थी तो उसने पहली सूची जारी की थी उन सीटों की जहां विधानसभा के चुनाव वो हार गई थी 2018 में। 39 प्रत्याशी ऐसे थे जो हारी हुई सीटों पर चुनाव के लिए घोषित किए गए थे। उसमें जो नाम थे वो बेहद चौंकाने वाले थे। उनमें केंद्रीय मंत्री भी थे, सांसद भी थे। और ऐसी अपेक्षा है इस बार की इस दफ़ा भी जब लोकसभा के प्रत्याशियों की सूचना जारी होगी, सूची जारी होगी, तब भी ऐसे कई चौंकाने वाले नाम घोषित होंगे। उसमें 12 से लेकर 16 प्रत्याशियों की उम्मीद जताई जा रही है कि वो शायद बहुत चौंकाने वाले होंगे या नए होंगे। इसी पर हम विस्तार से बात करेंगे कि बीजेपी का मिशन 2024 ये कितना रंग लाएगा सांसद बनने वाले प्रत्याशियों को लेकर। भाजपा की जो मोहन यादव की सरकार है उसका एक तरह से वो रिपोर्ट कार्ड भी होगा कि इतने 6 महीने के भीतर मोहन यादव की सरकार ने ऐसे क्या काम किए कि भाजपा को बहुमत मिला। विस्तार से बात इसलिए कि ये जो सारे मसले वो तय करेंगे कि जिन विधानसभा की सीटों पर बीजेपी को वोट कम मिले हैं, लोकसभा में वो कितना अंतर बढ़ाते हैं, नहीं करते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ स्काइप पे हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी श्री देवदत्त दुबे जी। टेलीफोन लाइन पर है हमारे साथ मध्य प्रदेश के युवा तुर्क पत्रकारों में शामिल गौरव चतुर्वेदी जी। और स्टूडियो में है सामाजिक सरोकार से जुड़े कमल राठी जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत देवदत्त जी आपके साथ कि ये जो भाजपा का मिशन है, सब लोग कहते हैं, हम भी बहुत पहले से जानते हैं कि जब बीजेपी एक इलेक्शन लड़ती है और दूसरे दिन से वो दूसरे की तैयारी में जुट जाती है। चुनाव हुए थे, हम सबको याद है, नतीजे आने बाकी थे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान जुट गए थे कि हम लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री तय नहीं हुआ था, लेकिन शिवराज सिंह चौहान अपने घर से निकलकर छिंदवाड़ा चले गए थे जहां बीजेपी विधानसभा की सभी सीटें हार गई थी। लोकसभा तो वहां से कमलनाथ के चिरंजीव का नकुलनाथ सांसद हैं। तो ये बीजेपी का एक तरह से का ट्रेंड है, उसकी कार्यशैली है। आपकी क्या राय है? लोकसभा के जो प्रत्याशी घोषित हो सकते हैं फरवरी महीने में, वो कितने चौंकाने वाले होंगे? क्योंकि कहा जा रहा है कि 12 से 16 नाम ऐसे होंगे जो पहली बार चुनाव मैदान में उतरेंगे। देवदत्त जी। जी बिल्कुल राघवन जी, जिस गति से भाजपा चुनावी मोड में रहती है, जिस तरह से बढ़ रही है, तो इस बार तो आप ये कहें कि एक चुनाव निपटा नहीं, विधानसभा चुनाव के साथ ही उन्हें लोकसभा चुनाव की तैयारी कर दी थी शुरू भाजपा ने। उन्होंने जब केंद्र के नेताओं को मध्य प्रदेश भेजा, 7 सांसदों को, जी। तो उन्होंने कुछ नाम यहाँ से भी तय कर लिए थे कि इनको यहाँ से दिल्ली ले जाएंगे। और जैसा आपने ब्रीफिंग में भी दिखाया चैनल में, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे जिनको मंत्री नहीं बनाया गया, विधायक है, वरिष्ठ विधायक या जो लोकसभा का चुनाव हार गए, जैसे वरिष्ठ विधायक गोपाल भार्गव हैं जो, उनको, नरोत्तम मिश्रा, भूपेंद्र सिंह का भी नाम था, लेकिन भूपेंद्र सिंह अब क्लस्टर प्रभारी बन गए हैं 4 लोकसभा क्षेत्रों के। तो और भी जो लोग हैं उनको वो लड़ा सकते हैं। उनकी तैयारी बिल्कुल अब तो और तेज हो गई। उन्होंने विधानसभा चुनाव के समय ही बहुत कुछ जमावट कर ली थी कि जब हम वहां से यहाँ ला रहे हैं तो यहाँ से हम दिल्ली ले जाएंगे। तो ये भाजपा की रणनीति है, इसीलिए वो शून्य से शिखर पर पहुंची है। और उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती इस समय वोट परसेंटेज को लेकर भी है। और विधानसभा चुनाव के यदि हम आंकड़ों को समीक्षा करें तो 5 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां भाजपा कुल वोटों में पिछड़ गई है लोकसभा क्षेत्र के जी। अंतर्गत आने वाली विधानसभाओं में, और 5 में बहुत कम अंतर रहा है। तो 10 सीटें उसको चुनौतीपूर्ण है। लेकिन आपने देखा वो आकांक्षी लोकसभा जैसे उनकी छिंदवाड़ा थी, और शिवराज जी ये समझ रहे थे कि केंद्र की चिंता तो लोकसभा की सभी 29 सीटों की जीतने की है, तो वो चुनाव विधानसभा की निपटे वो छिंदवाड़ा पहुंच गए, फिर राघवगढ़ गए, मुरैना गए। तो
ये शिवराज जी समझ रहे कि केंद्र की कितनी चिंता है, ऐसी भाजपा के सब नेता समझ रहे हैं कि इस समय दक्षिण में यदि कुछ सीटें ज्यादा नहीं बढ़ा पा रहा है तो उत्तर भारत की जो सीटें छूट गई पिछले चुनाव में लोकसभा के, वो भी इस बार कवर किया जाए। तो लेकिन चिंता ये हो गई कि 10 सीटों पे उसके वोट कम हो गए, तो उनको भी बढ़ाना है और आकांक्षी सीट को भी जीतना है, इसलिए वो बेहतर प्रत्याशी देंगे। अभी तो माहौल अच्छा बन गया है अयोध्या और राम मंदिर मुद्दे के कारण, लेकिन जब मई में चुनाव होगी, जब तक कितना माहौल रहता है, तो भाजपा कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, तो वो जमावट करना चाहती एक तरह से कार्यकर्ताओं की। आपको बता दें कि क्लस्टर की जो बैठक हो रही है उसमें सीधा कार्यकर्ताओं से संवाद चल रहा है और बूथ स्तर पर उनकी जमावट चल रही। और एक बड़ा अभियान ये चल रहा है कि जो नगरीय निकाय या पंचायती राज के कभी जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य रहे हैं, कोई पार्षद, मेयर रहा है, इन सबको कैसे पार्टी में लाया जाए जो पार्टी बिल्कुल। में नहीं है, और बिल्कुल। कांग्रेस के जो असंतुष्ट है उनको कैसे पार्टी में लाया जाए। तो एक तरह ताकत बढ़ाने का काम भाजपा इस समय कर रही है। आपने जी। कहा कांग्रेस के असंतुष्ट, तो कांग्रेस के एक बड़े नेता के परिवार के भाजपा में शामिल होने की अफवाहें चल रही हैं मध्य प्रदेश में। ये भी, जैसे आपने कहा कि जो कांग्रेस के मजबूत गढ़ हैं, वहाँ के मजबूत नेताओं को भी बीजेपी अपने पाले में शामिल करने की कोशिश कर रही है। हालांकि 163 विधानसभा में वो सीटें जीत चुकी है, कमजोर स्थिति में नहीं है। और राम जन्म स्थान पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद तो ये मामला और मजबूत हुआ, लेकिन वो 0% एरर पर काम करती है। लेकिन मैं अगले दौर की बातचीत में ज़रूर आपसे पूछूंगा कि लोकसभा चुनाव के पहले हम विधानसभा की बात कर रहे थे, उसके पहले हम नगरीय निकायों की बात कर रहे थे। नगरीय निकाय में बीजेपी बुरी तरह पिट गई थी। 17 नगर निगम में से वो 7 नगर निगम हार गई थी। हम उसको 9 मान के चलते हैं, 16 में से 9 नगर निगम की सीटें वो हार गई थी, मेयर। तो तब भी ये कहा जाता था, मैं गौरव जी के पास आ रहा हूँ। गौरव जी, तब भी बीजेपी ये कहती थी कि हम पन्ना प्रभारी की बात कर रहे हैं, माइक्रो मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन वो सब कागज़ों पर निकला था और नगर निगम में बीजेपी पिट गई थी। विधानसभा में इसी की आशंका थी, फिर वही कैसेट बज रहा था कि बीजेपी बहुत मजबूत है संगठन के स्तर पर, बूथ लेवल पर, लेकिन ऐसी हवा चली थी लाडली बहनों की कि वो सारी चीज़ें जो जितनी कमजोरियां थी वो मुझे लगता है कि उसमें छिप गई थी। और इस समय हवा चल रही है राम जन्म स्थान पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। आज 500 साल के बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तो ये हवा बीजेपी के पक्ष में माहौल बना रही है। और तब भाजपा की जो कमजोरियां विधानसभा में नजर नहीं आई थी, वो लगता है कि लोकसभा में नजर नहीं आएंगी। आपकी राय, बीजेपी की जो स्ट्रेटजी है कि काफ़ी पहले लोकसभा के प्रत्याशी घोषित कर दिया जाए, ऐसा अनुमान है कि फरवरी जो महीना आने वाला, अगला महीना, उसमें बीजेपी अपने काफ़ी उम्मीदवारों का नाम घोषित कर देगी और 16 ऐसे प्रत्याशियों की सूची आ रही है सामने जो नए हो सकते हैं, एकदम चौंकाने वाले। गौरव जी। राघवन जी, कई बार बाढ़ गंदगी को बहा के ले जाती है। जो कमजोरियां भारतीय जनता पार्टी की हमें नगर निगम चुनाव के समय दिखाई थी, वो गलतियां हमें अब महसूस नहीं हो सकती, क्योंकि भले लाडली बहना के आधार पर चुनाव जीता हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 163 सीटों का जो बड़ा मैंडेट प्राप्त किया है, ऐसी परिस्थिति में आप उस पार्टी को कमजोर नहीं आंक सकते। दूसरा, जो वर्तमान राम मंदिर का मुद्दा है, उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी किसी को भी मैदान में उतार दे, और खास करके मध्य प्रदेश में, क्योंकि मध्य प्रदेश में तो 28 सीटें जीती हुई है, तो ऐसी परिस्थिति में एक सीट के लिए सिर्फ उनको प्रत्याशी ढूंढना, कोई नया प्रत्याशी नहीं ढूंढना, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में जब माहौल पार्टी के प्रति बहुत उत्साहजनक परिणाम देने वाला हो, तो कार्यकर्ताओं को लगातार मेहनत में लगाए रखने के लिए जिस तरीके के प्रयोग किए जाते हैं, जो क्लस्टर प्रयोग के तौर पर सामने आ रहा है, पन्ना प्रमुख के तौर पर सामने आ रहा है, कार्यकर्ताओं को एकजुट रखना है, माहौल जो देश का में बना हुआ है वो बहुत फायदेमंद है। तीसरी चीज, जो कांग्रेस की सुस्ती है, वो सुस्ती कांग्रेस को खड़ा नहीं होने देगी इस चुनाव में। और मुझे लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी कोई नए उपचुनाव वाली रिस्क नहीं लेगी कि विधानसभा के प्रत्याशियों को बना दे। 1 या 2 ऐसे प्रत्याशी बदल सकती है जो बड़े लेवल के प्रत्याशी हो सकते हैं। बाकी जो नया चेहरा जो आप बात कह रहे हैं, वो बिल्कुल सही है। भारतीय जनता पार्टी इस बार जो पुराने चेहरे हो चुके हैं, 2-2, 3-3 बार चुनाव लड़ चुके हैं, उनको हटा करके नए चेहरे लाएगी, और जो सफलता का ट्रैक उनका बना हुआ है, जो महसूस हो रहा है आपको, हमको, सबको, उस ट्रैक पर वो सफलतापूर्वक आगे बढ़कर जाएगी। बिल्कुल, आपने कांग्रेस का जिक्र किया कि उसकी सुस्ती जो है
वो उसके लिए मुश्किलें पैदा करेंगी और बीजेपी के लिए रास्ता आसान करेगी। लेकिन मैं अगले दौर की बातचीत में पूछूंगा कि आखिर कांग्रेस की सुस्ती, हमने पहले भी चर्चा की है कि जब चुनाव की तैयारी करनी है तब कांग्रेस के मजबूत स्तंभ राहुल गांधी यात्रा पर निकल गए। जब आपको रणनीति बनानी है, कहाँ किसको टिकट देना है, कहाँ किससे गठबंधन में सीटें छोड़नी है, आपको बंटवारे पर बात करनी है, जो इंडिया गठबंधन है उसको मजबूत करना है, ऐसा मौका जब होता है, बारात आपके घर लगने वाली है और लड़की का भाई या पिताजी घर छोड़ के बाहर घूमने निकल गया हो, तो स्थितियाँ बड़ी विचित्र सी लगती है। क्या कांग्रेस इलेक्शन के मोड पर नहीं है? चुनाव उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है? क्योंकि चुनाव के वक्त पर राहुल गांधी की यात्रा पर निकल जाना, ये एक तरह का, या तो उसे नॉन सीरियसनेस कहेंगे या कोई बड़ी रणनीति का हिस्सा है। कौन उनके रणनीतिकार है, इस पर अगर आपकी कोई बातचीत हो तो जरूर मैं आपसे जानना चाहूँगा। लेकिन राठी जी, सवाल है कि बीजेपी का मिशन 24, उन्होंने नारा दिया है कि अब की बार 400 के पार। मध्य प्रदेश में तो 29 सीटें हैं, 28 पर बीजेपी काबिज है। एक छिंदवाड़ा की सीट है जिस पर वो लगातार फोकस कर रही है। बड़े बड़े नेताओं के वहाँ नाम आ रहे हैं। ये भी नाम आता है कि भाजपा में कोई कांग्रेस का बड़ा दिग्गज जब शामिल हो जाएगा तो छिंदवाड़ा सीट उनके लिए बहुत आसान हो जाएगी। आपकी राय? गोपाल भार्गव का नाम चल रहा है कि टिकट दे सकते हैं, लेकिन देवदत्त जी ने कहा कि जो क्लस्टर बन गया उसमें भूपेंद्र सिंह का नाम चूंकि है इंचार्ज में तो वो उससे बच गए हैं। लेकिन नरोत्तम मिश्रा का नाम चल रहा है भोपाल से और भोपाल के आसपास से। आपकी क्या राय है? बीजेपी कितनी मजबूत लगती है और कांग्रेस कितनी आपको गंभीर दिखती है या वो गंभीर नजर नहीं आती? देखिए, बीजेपी तो शुरू से ही गंभीर रही है और नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद तो अत्यधिक गंभीर है। और ये रोजमर्रा में ही उनके लिए, मतलब जैसा आप कहें कि उनके खून में ही चुनाव की प्रक्रिया भर दी गई है हर कार्यकर्ता के लिए। इसलिए आप देख रहे हैं कि सफलता इतनी अच्छी हो रही है। आज ये राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का एक अपना इम्पैक्ट पूरे देश में, दुनिया में हमको दिख रहा है, क्योंकि राम तो सबके मन में है। और उस चीज़ को छूने का प्रयास जो मोदी जी ने किया है, तो वो मुझे लगता है कि जो उनका नारा है 400 पार वाला, बिल्कुल पहुंचने की पूरी उम्मीद रखते हैं। रही बात आप कांग्रेस की कह रहे हैं, तो कांग्रेस में अपने आप की इंटरनल जो गुटबाजी है वो उससे ही नहीं उभर पा रही है। आपने कहा राहुल गांधी यात्रा पे निकल गए, मुझे लगता है उनको लग रहा है कि भाई जब कुछ हो ही नहीं सकता और कोई साथ देने को तैयार नहीं है, तो वो अपन यात्रा करें और खुद एक कुछ नया वो करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जितने नेताओं को अब जाना है, मुझे लगता है इस 24 के चुनाव में जितने भी नेता कांग्रेस से भाजपा में जा सकते होंगे या अन्य किसी दल में जा सकते होंगे, वो सब चले जाएंगे। इसके बाद हो सकता है कांग्रेस नए सिरे से फिर चालू हो और 2029 की तैयारी में लगे। तो मुझे तो वो कांग्रेस की तैयारी तो उसी रूप में लग रही है। और भाजपा की सफलता तो इस वक्त तो क्लियर कट दिख रही है कि सफलता उनके पास कहीं ना कहीं आएगी। उसमें उनका मेहनत भी है, कर्म भी है, और जो उनके प्रयास है और जो उनका कार्यशैली है, वो सभी शामिल है। बिल्कुल। लेकिन क्या देवदत्त जी, जैसा राठी जी बता रहा, जैसा गौरव जी ने कहा, क्या कांग्रेस ने बीजेपी को वॉकओवर दे रखा है? क्योंकि 2024 के चुनाव कर तो सब ये मानकर चल रहे हैं और कांग्रेस की जो नेताओं की बॉडी लैंग्वेज है वो मान रहे हैं कि हम चुनाव हारेंगे और बीजेपी चुनाव जीतेगी। और रामलला के बाद तो ये स्थिति और मजबूती से दिख रही है। तो क्या प्रतिपक्ष हारा हुआ मान के चल रहा है? एक तरह से उसने मैदान छोड़ दिया है? आपकी राय? देखिए, राजनीति में कभी कोई सार्वजनिक तौर पर हार स्वीकारता नहीं है। मैंने ऐसे भी प्रत्याशी देखे जिनकी जमानत जब्त हो जाती, वो भी कहते कि हम चुनाव जीत रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रमुख बदले, अध्यक्ष बदला, नीति प्रतिपक्ष बदला और वो तैयारी कर रहे हैं। और आप देख लें जैसे परिणामों की, भले 163 सीट आई लेकिन 40% वोट कांग्रेस को फिर भी मिला है प्रदेश में। तो संकट बहुत सारे उनके पास, बेहतर प्रत्याशियों का अभाव है, मैनेजमेंट का, बूथ पे कार्यकर्ताओं का अभाव है, संसाधनों का कमाव है, और दूसरा माहौल का, राष्ट्रीय नेतृत्व का बहुत सारे अभाव है। लेकिन इसके बावजूद भी कई बार ये भी होता है, बहुत सारी परिस्थिति चुनाव में काम करती हैं कि लोग यदि हमसे नाराज है तो सामने कौन है ये नहीं देखते, वो उनको वोट देते। गांव में या वार्ड में आपका कौन काम कर रहा है, भाजपा को सब चाह रहे होंगे लेकिन कोई काम करने वाले से नाराज है, सरपंच के चुनाव के प्रतिद्वंद, तो वो विरोधी दल में चला जाता है। तो
कांग्रेस अपनी तैयारियां कर रही है। वो उन्होंने भी अपने प्रत्याशी चयन के लिए सर्वे शुरू करा दिए हैं, बैठकों का दौर चल रहा है। अभी उन्होंने हारे हुए प्रत्याशियों को बुलाया और इस बार वो एक नया ये कर रहे हैं कि सभी दिग्गज नेताओं को लोकसभा में उतारने के मूड में है कि दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, कांतिलाल भूरिया, अरुण यादव, सुरेश पचौरी, सबको चुनावी मैदान में उतारा जाए। और जो उनके पूर्व मंत्री हैं जो हार गए हैं, जैसे सज्जन सिंह वर्मा, ऐसे लोगों को भी लोकसभा के चुनाव उतार। तो पार्टी चूंकि एक हार के बाद निराश होती है, हताश होती है, लेकिन आगे बढ़ने की जो रणनीति होती है, तो वो चूंकि मध्य प्रदेश में तीसरा विकल्प है नहीं, दो ही दलों की व्यवस्था है। जो भाजपा से नाराज हो गए वो कहाँ जाएंगे, कांग्रेस के पास ही जाते हैं। तो कांग्रेस अपनी तैयारी कर रही है। ये बात सही है कि इस समय सर्वाधिक मुश्किल के दौर से कांग्रेस गुजर रही है और भाजपा बहुत अनुकूलता लिए हुए चल रही है। इसलिए अभी तो और एकदम उभार है। आज तो जैसे पूरा दीपावली जैसा त्योहार पूरे देश में और मध्य प्रदेश में मनाया जा रहा है। तो ये सब चीजें उसके लिए जरूर कष्टकारी है। कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए उसको बहुत प्रयास करने होंगे, लेकिन चूंकि प्रमुख विपक्षी दल है तो वो बाकोवर तो देगा नहीं। वो चुनाव तो लड़ेंगे, वो भले ही क्या होता क्या नहीं। कई बार आपने देखा हो कि राजनीति में कब क्या हो जाए। एक बार साइनिंग इंडिया का जोर था, फिर क्या हुआ था, और 92 में अयोध्या मुद्दे पर भाजपा की सरकार गिरी थी, तब भी सरकार नहीं आई। तो बहुत सारी परिस्थितियां हैं बिल्कुल। जो राजनीतिक लोग ऐसा सोच लेते हैं, ऐसा वो बड़ा भाग लगा लेते हैं कि इन परिस्थितियों में भी हमारी स्थिति अच्छी रही थी तो अभी भी हो सकती। तो ये सब जो चर्चाओं में आती है बात, तो वो लड़ेंगे तो जरूर, लेकिन ये बात सही है कि इस समय हिमालय जैसी चुनौती कांग्रेस के सामने है और उसको वो कैसे हैंडल करती है। नेतृत्व तो नया है और भाजपा सबसे बड़ी तो उसको ये कि वो अपने नेताओं को कितना रोक पाती है, क्योंकि अभी तो सब भाजपा की तरफ जा रहे हैं। 4-5 लोग तो अभी ज्वाइन कर ही चुके हैं, कुछ बड़े नेताओं के नाम भी हैं। तो ये सब चीजें पार्टी कितना मैनेज करती है, उसी के आधार पर उसकी लोकसभा चुनाव का परफॉर्मेंस तय करेगा। देवदत्त जी, दरअसल बीजेपी के संगठन की क्षमता, उनके नेताओं की रणनीति और फिर ये अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की एक तरह से ये जो हवा है आंधी में बदल रही है और कांग्रेस विधानसभा के 3 राज्यों में चुनाव हार चुकी है। तो कह सकते हैं कि कांग्रेस अभी टूटे मन से है। वो अगर टूटे मन से मैदान में जा रही है, कार्यकर्ताओं में हताशा है, नेताओं में पार्टी के प्रति बहुत ही उदासी है, तो ये बताता है कि कांग्रेस इस समय, जैसा आपने कहा कि सबसे अपने कठिनतम दौर में है और अगर ये कठिनतम दौर में भी अच्छा परफॉर्म करेगी तो ऐसा मानेंगे कि कांग्रेस फिर अगले चुनाव में बेहतर करेगी। लेकिन अभी तक जो सीन दिख रहा है वो बता रहा है कि सर्वे और बैठक की जो एक तरह से प्रहसन कर रहे हैं वो सिर्फ दिखाने के लिए है, बाकी तो स्थिति कमज़ोर लगती है। एक चीज़ ज़रूर मैं पूछूंगा गौरव जी, राम मंदिर का मुद्दा भाजपा के लिए ज़बरदस्त संजीवनी है, जो उसकी ताकत थी उसको वो कई गुना बढ़ा रहा है। कांग्रेस इस मुद्दे पर रणनीतिक रूप से कमज़ोर पड़ गई। एक तो उसको जो न्योता मिला उसका निमंत्रण को ठुकराना, वो बताता है कि जो 70-80% सनातनी है उसके खिलाफ कांग्रेस जा रही है। बीजेपी इसी का प्रचार करती है और कांग्रेस ने राम मंदिर में नहीं जाने का फैसला करके भाजपा के उन आरोपों की पुष्टि कर दी, जो उसके लिए बहुत नुकसानदेह है। आपकी राय? गलत होगा, कांग्रेस ने अपना चयन गलत लिया है। आप देखिए कि राम मंदिर तरीके से रामलला की को लेकर के कई आचार्य, कई साधु संत, कई समाज के बड़े लोग शास्त्र विपरीत बता रहे हैं। मंदिर का माना जा सकता है क्योंकि इसे अगर हम आंकड़े पर देखें तो, लेकिन अगर हम प्रक्रिया के तौर पर देखें तो इसे मैं मानूंगा कि ये शास्त्र संबद्ध नहीं है, तो आपका और हम गलत होगा। तो सबसे बड़ी चीज है कि कांग्रेस ने किन कारणों से बैक स्टेप लिया है, क्यों वहां जाने से मना किया है, ये उनका अंदरूनी मामला हो सकता है, लेकिन सामाजिक तौर पर, आस्था के तौर पर या प्रक्रिया के तौर पर उनके उस कदम को आप और हम गलत नहीं ठहरा सकते। आम जनता उसे मान रही है कि कांग्रेस ने गलत कदम उठाया है, उसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, लेकिन ये उनकी राजनीतिक मजबूरी भी थी। कई राजनीतिकों ने भी इसी तरीके के कदम उठाए हैं, तो ये भविष्य की बात रहेगी। लेकिन हाँ, वर्तमान दौर में ये कहा जा सकता है कि राम मंदिर को लेकर भाजपा के पक्ष में जो माहौल बना है वो उन्हें लाभ देने वाली स्थिति में है, कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगा।
गौरव जी, 2014 से लेकर 2024 आ गया है। 10 साल में राम मंदिर का मुद्दा तो आज है, लेकिन कांग्रेस या प्रतिपक्ष लगातार ऐसे कदम उठा रहा है जिसको हम कह सकते हैं कि वो उनकी रणनीतिक चतुराई होगी या उनकी रणनीति होगी, लेकिन वो आत्मघात कर रहे हैं। और कांग्रेस के भीतर भी बहुत बड़ा ऐसा तबका है जो इस बात को मानता है कि शास्त्र अलग चीज़ है, लेकिन राजनीति में तो ये देखा जाता है कि वोट कैसे मिलेंगे आपको। इस पूरे मामले में इनकार कर ये एक मैसेज चला गया, अपने आप ही चला गया है। इसमें परसेप्शन बन गया है कि कांग्रेस इस मुद्दे पर पहले तो मंदिर निर्माण को रोकने का काम कर रही थी, और फिर जब मंदिर निर्माण हो गया तो उस निर्माण के बाद वो वहाँ की समारोह में जाने से इनकार किया। तो एक ऐसा परसेप्शन बन गया कि ये हिंदू विरोधी है, सनातन विरोधी है। अब इसका लाभ को कब मिलेगा वो अलग बात है, लेकिन आप लगातार इस मामले में पिट रहे हैं। और अगर ये पिट रहे हैं तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के जो भी रणनीतिकार हैं वो आत्मघात की तरफ जा रहे हैं, और पार्टी को पता नहीं वो कहाँ लेके जाएंगे नहीं कह सकते। लेकिन 10 साल का तो जो रिजल्ट है वो ये बता रहा है कि कांग्रेस इस समय जो भी उसके नीतिकार हैं वो बहुत ही इस मामले में कच्चे हैं और नुकसान कर रहे हैं पार्टी का। गौरव जी को कुछ कहना चाहते, जरूर आपकी टिप्पणी चाहेंगे। राघवेंद्र जी, कई बार राजनीति में जब लहर होती है तो उस समय आपके हर गलत कदम भी सही साबित हो जाते हैं, और जब सही कदम भी उठाए जाते हैं तो वो कई बार गलत साबित होते हैं। ये मैं आपसे इसीलिए कह रहा हूँ कि कांग्रेस का सही कदम हो सकता है, लेकिन समय गलत है, वो उनके खिलाफ जा रहा है। 10 साल हो भाजपा गए, का गलत कदम भी है, लेकिन वो उसे सही लाभ दिलाने की दिशा में जा रहा है। तो ये राजनीतिक परसेप्शन है जो बनाने में भाजपा सफल रही है, कांग्रेस उसे अपने पक्ष में नहीं बना पाई है, तो इसका खामियाजा तो कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। यही तो उनके रणनीतिकारों की कमजोरी है कि वो लगातार 10 साल से बीजेपी के उस कटघरे में फंस जाती है और परसेप्शन बना नहीं पाती, और जो वो भाजपा बनाती है उन्हीं की पिच पर वो खेलने लगती है। तो पूरी की पूरी कांग्रेस 10 साल बहुत लंबा समय होता है। मुझे लगता है कि अभी भी जो स्थिति है वो बहुत ही संगीन है कि चुनाव का वक्त है और पार्टी के एक बड़े नेता राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, बीजेपी आक्रमण कर रही है, उसके पास बहुत सारे हथियार हैं, उसमें राम मंदिर भी है, प्राण प्रतिष्ठा भी है, राष्ट्रवाद भी है, फिर 370 भी है, एनआरसी भी है, सीए भी है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसे में 10 साल से अगर कोई रणनीतिकार किसी पार्टी के पिट रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये गंभीर मामला है। चलिए फिर कभी किसी और मुद्दे पर आपसे इस पर विस्तार से बात करेंगे। समय की कमी आ रही, मैं अंतिम टिप्पणी के लिए जा रहा हूँ राठी जी के पास। राठी जी, कांग्रेस के लोग, जैसा गौरव जी भी कह रहे हैं, हम सब भी मानते हैं कि उनके निर्णय बहुत बेहतर हो सकते हैं, अभी वो समझा नहीं पा रहा जनता को, लेकिन 10 साल से पिटाई होना, 10 साल से बुरी तरह हारना, ये क्या बताता है कि कांग्रेस इस पूरे मामले में जो उनके थिंक टैंक है, रणनीतिकार है, आम आदमी की हैसियत से आप उनको क्या मानते हैं? वो इस काबिल है कि वो मुकाबला कर पाए राजनीति में, या अभी और उनको समय देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल कांग्रेस के रणनीतिकार इस वक्त मुकाबला करने की स्थिति में नहीं दिख रहे, क्योंकि उनका जो भी दाव वो ला रहे हैं वो भाजपा के माहौल में ख़त्म हो जा रहा है। जबकि जैसे राम मंदिर जैसी मैं अगर बात करूं तो मुझे ये लगता है, मैं व्यक्तिगत अपनी जो बात कहूं कि रामायण सीरियल जो दूरदर्शन के माध्यम से आया था, वो कांग्रेस का जब शासनकाल था और दूरदर्शन सरकारी होता था और घर घर तक पहुंचा था, लोग बड़े उससे देखते थे। लेकिन उस चीज़ को देखिए कि वो आज तक उसको कैश ही नहीं कर पाते हैं। तो भाजपा का जो परसेप्शन बनाने का जो तरीका, उनके जो रणनीतिकार है, मुझे लगता है कि कांग्रेस के रणनीतिकार बहुत पीछे हैं। और जब हम जैसा एक साधारण आदमी भी अगर इतनी सी बात सोच सकता है तो पता नहीं उनके रणनीतिकार, तो कांग्रेस को लगना चाहिए कि पूरे रणनीतिकार को बदले, अलग ढंग से सोशल मीडिया से और आधुनिक उससे आए, क्योंकि एक मजबूत विपक्ष भी देश की ज़रूरत होता है। इसलिए मजबूत विपक्ष के बिना भी बड़ी दिक्कत है, तो कम से कम इतना तो करें कि एक मजबूत विपक्ष के रूप में तो खड़ा होने का प्रयास करें वो। चलिए, कह सकते हैं कि कांग्रेस लगातार अपनी रणनीतियों पर जो भी काम कर रही है, नतीजे पिछले 10 साल से उसके खिलाफ जा रहे हैं, लेकिन अब उम्मीद पर आसमान टिका है। उम्मीद करनी चाहिए कि कांग्रेस बेहतर करेगी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया जी और उनके जो रणनीतिकार है वो कुछ अच्छा परफॉर्म करेंगे, और जैसा कमल राठी जी और हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि सत्ता में कोई आए या ना आए, कम से कम मजबूत विपक्ष की भूमिका अदा करे, ऐसी उम्मीद करनी चाहिए। लेकिन अभी तो बीजेपी बढ़त बनाए हुए, क्योंकि भाजपा राम मंदिर के मुद्दे पर आगे चल रही है और 163 सीट मध्य प्रदेश में जीतकर उसके हौसले आसमान छू रहे हैं। तो बखबर में सिर्फ इतना ही। तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा। गौरव जी आपका साधुवाद, दिवदत्त जी आपका धन्यवाद, और राठी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।